कि ना गर्मी ऊन में होती है, ना गर्मी जून में होती है, ना गर्मी खून में होती है, गर्मी तो आपके अंदर के जुनून में होती है। चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं इतिहास के बारे में। और दोस्तों, इस इतिहास को और हम लोग इसी वीडियो में सिंधु घाटी सभ्यता भी पढ़ेंगे। और दोस्तों, ये सभी को आप अच्छी तरह से समझने का प्रयास करिएगा। दोस्तों, ये सारे जो है एग्ज़ाम से रिलेटेड है और ये जो है एग्ज़ाम से रिलेटेड ही थ्योरी को जो है दोस्तों आप सभी के बीच रखा गया है। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। प्राग इतिहास। दोस्तों, जिस समय मनुष्य लिखना नहीं जानता था उसी को दोस्तों प्राग इतिहास कहते हैं। अब दोस्तों जानते हैं इतिहास। मानव के जिन क्रियाकलापों का हमें लिखित विवरण मिलता है उसे ही इतिहास कहा जाता है। दोस्तों, इतिहास के पिता हेरोडोटस को कहा गया है। हेरोडोटस जो दोस्तों इतिहास का पिता, जो यूनान के विद्वान भी थे, जिन्होंने 476 ईस्वी पूर्व के लगभग अपने हिस्टोरिका नामक ग्रंथ में भारत के विषय में महत्वपूर्ण जानकारी दी। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। इतिहास को 3 कालखंडों में बांटा गया है। पहला दोस्त प्राचीन काल, दूसरा मध्यकाल, तीसरा आधुनिक काल। और दोस्तों तिथियों का निर्धारण जो है दोस्तों ईसा मसीह से है। यानी दोस्तों ईसा मसीह को जब सूली पर चढ़ाया गया था उससे पहले का पीरियड को जो है ईसवी पूर्व कहा जाता है और उसके बाद के पीरियड को ईसवी सन कहा जाता है। आगे दोस्तों बढ़ते हैं। इतिहास के कुछ स्रोत हैं। प्राचीन भारत में दोस्तों इतिहास के पुरातात्विक स्रोत और साहित्यिक स्रोत हैं। यानी दोस्तों पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत अभिलेख, सिक्के, स्थापना भवन और कला। और दोस्तों कला के अंतर्गत चित्रकला और मूर्तिकला। ये सारे जो है दोस्तों पुरातात्विक के स्रोत हैं। अब दोस्तों हम लोग जानने वाले हैं साहित्य के स्रोत। साहित्य के स्रोत दोस्तों देसी साहित्य, विदेशी साहित्य, साहित्य स्रोत के अंतर्गत आते हैं। और दोस्तों देसी साहित्य के अंतर्गत धार्मिक और लौकिक साहित्य। और दोस्तों धार्मिक साहित्य के अंतर्गत वैदिक साहित्य और गैर वैदिक साहित्य आता है। और दोस्तों वैद्य साहित्य के अंतर्गत वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, आर्य, उपनिषद आता है। और दोस्तों लौकिक साहित्य के अंतर्गत ऐतिहासिक साहित्य, ये सारे आते हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। विदेशी साहित्य, यूनानी साहित्य, चीनी साहित्य और अरबी साहित्य, ये विदेशी साहित्य के स्रोत हैं। और देसी साहित्य के आर्थिक, धार्मिक साहित्य और जैन साहित्य और बौद्ध साहित्य, ये देसी साहित्य के स्रोत हैं। आगे दोस्तों बढ़ते हैं। दोस्तों अब हम लोग जानने वाले हैं पाषाण काल यानी पत्थर का काल। दोस्तों पत्थर का काल आरंभिक चरण से 20 लाख ईस्वी पूर्व से 14,000 ईस्वी पूर्व तक के काल को पूरा पाषाण काल कहा जाता है। और इस काल में दोस्तों आग का आविष्कार हुआ। जीवन जो है दोस्तों शिकारी, आखेटक, भोजन, कंदमूल, कच्चे मांस, फल आदि थे। और दोस्तों इस समय मनुष्य पहाड़ की गुफाओं में रहते थे। चलिए दोस्तों ये जान लिए पूरा पाषाण काल। अब दोस्तों हम लोग जानते हैं मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल दोस्त 14,000 ईस्वी पूर्व से 8,000 ईस्वी पूर्व तक के काल को मध्य पाषाण काल कहा जाता है। और दोस्तों इसी काल में औजार का निर्माण हुआ और औजार जो है दोस्तों पत्थर के बने होते थे। जीवन, खाद्य उत्पादक, गेहूं, जौ, मडुआ खुद व खुद खोज लिए गए थे। और दोस्तों मध्य पाषाण काल में लोग टोलियों में वृद्धि हुई और टोलियों में लोग रहने लगे। और दोस्तों अब नव पाषाण काल 8,000 ईस्वी पूर्व से 3,000 ईस्वी पूर्व तक के काल को नव पाषाण काल कहा जाता है। चाक का आविष्कार, मिट्टी के बर्तन का निर्माण, कुत्ते को सर्वप्रथम पालतू बनाया गया, चावल की खेती के प्रमाण मिले। और दोस्त नव पाषाण काल में ही लोग कालीबाई समूह में रहने लगे। यानी उसकी लोगों में जनसंख्या में वृद्धि हुई। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। धातु युग
दोस्तों 3000 के आसपास धातु युग यानी धातु का भी खोज हो चुका था। दोस्तों धातु की खोज की गई। मानव ने सर्वप्रथम ताम्र और औजार बनाया, फिर इसके बाद कांसा की खोज हुई। यानी दोस्तों जो औजार बनाया जाता था वो कांसा, तांबा और टीन के बनाए जाते थे, तीनों का मिश्रण करके। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों बहुत ही वीवीआई पॉइंट है यहाँ से, सिंधु घाटी सभ्यता। दोस्तों हम लोग जानने वाले हैं सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। यह सभ्यता कांस्य युग की थी। और दोस्त सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार 2500 से 1750 ईस्वी पूर्व तक थी और सर्वप्रथम 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी ने हड़प्पा नामक स्थान पर अवशेष खोजे थे। यानी दोस्त हड़प्पा की खोज राय बहादुर दयाराम साहनी जी ने किया था। सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार दोस्त चहुंदरो मोहनजोदड़ो, ये दोस्तों सिंध में स्थित है, जिसकी खोज राखलदास बनर्जी जी ने 1922 में किया था। और दोस्त पंजाब जो है दोस्तों, पंजाब में रोपर, हड़प्पा, सिंघोल स्थल मौजूद है, जिसकी खोज जो है यशदत्त शर्मा 1953 में किया था। और दोस्त हरियाणा में बनावली स्थित है, जिसकी खोज रविंद्र सिंह बिष्ट 1973 में किया था। राजस्थान में कालीबंगा स्थित है दोस्त, और ब्रजवासी लाल 1961 में किया था। लोथल रंगपुर ये गुजरात में स्थित है, जिसकी खोज है दोस्त रंगनाथ राव 1954 में किया था। अब दोस्त ये जानते हैं कौन सी नदी किसके किनारे स्थित है। मोहनजोदड़ो दोस्तों सिंधु नदी के किनारे स्थित है। हड़प्पा रावी नदी के किनारे स्थित है। रोपर सतलुज नदी के किनारे स्थित है। कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे स्थित है। लोथल भोगवा नदी के किनारे स्थित है। चलिए दोस्तों, और आलमगीरपुर दोस्तों ये हिंडन नदी के किनारे स्थित है। नगर नियोजन दोस्त, नगर नियोजन यानी सिंधु घाटी सभ्यता के मुख्यतः शहरी सभ्यता थी। यह अपने नगर नियोजन के रूप में प्रसिद्ध थी। नगरों में सड़क व मकान विविध पक्की ईंटों के बने होते थे। पानी की निकासी के लिए चौड़ी नालियां हुई थी। मोहनजोदड़ो में विशाल स्नानागार भंडागिरी पाए जाते थे। मोहनजोदड़ो में विशाल स्नानागार और भंडागिरी पाए जाते थे। मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत अन्नानगर था, और मोहनजोदड़ो को ही दोस्तों मृतकों का टीला भी कहा जाता था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। धार्मिक जीवन दोस्तों, धार्मिक जीवन उसका सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि था, और सिंधवासियों का मुख्य भोजन जौ और गेहूं था। पहली बार कपास उपजाने का श्रेय हड़प्पा वासियों को प्राप्त है। मोहनजोदड़ो से सूती कपड़े का साक्ष्य मिले। मोहनजोदड़ो में सूती कपड़े का साक्ष्य मिले। हड़प्पा सभ्यता के औजार और अस्त्र मुख्यतः तांबा, टीन और कांस्य धातु के बने होते थे। ये लोग लोहे के बारे में नहीं जानते थे, यानी परिचित नहीं थे। कृषि तथा पशुपालन के साथ साथ उद्योग एवं व्यापार भी अर्थव्यवस्था के प्रमुख आधार थे। वस्त्र निर्माण इस काल का प्रमुख उद्योग था। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। और सामाजिक जीवन दोस्तों, सामाजिक जीवन जो है इसका दोस्तों समाज के व्यवसाय के आधार पर 4 भागों में बांटा गया था। विद्वान, योद्धा, प्रशासनिक अधिकारी और दोस्तों व्यवसायी और श्रमजीवी। जुआ खेलना, शिकार करना, गाना बजाना आदि लोगों के मनोरंजन के साधन थे। और धार्मिक जीवन इसका दोस्तों, धार्मिक जीवन सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्यतः मातृ देवी की पूजा पर आधारित था। सर्वप्रथम स्वस्ति चिन्ह के अवशेष हड़प्पा से प्राप्त हुए। बैलों को पतिनाथ और वाहन तथा पाक्था को पवित्र पक्षी माना जाता था। सिंधु सभ्यता में मुहरों पर सर्वाधिक आकृति बैलों की बनाई जाती थी। लेखन कला दोस्तों, लेखन कला
सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि को पढ़ा नहीं जा सका और सर्वाधिक समानता द्रविड़ से मिलती है। सभ्यता का अंत दोस्तों, सभ्यता का अंत दोस्तों कई कारणों से हुआ, लेकिन यह सभ्यता 1000 साल तक चली। सिंधु घाटी सभ्यता विश्व की प्राचीनतम सभ्यता मेसोपोटामिया तथा सुमेर के समकालीन थी। इस सभ्यता का अंत सिंधु नदी की बाढ़, नदियों के जलमार्ग में परिवर्तन, आर्यों का आक्रमण, भूकंप और जलवायु में परिवर्तन आदि कारणों से हो गई। यानी दोस्तों अलग अलग इतिहासकार अलग अलग अपना राय दिए। चलिए दोस्तों, उम्मीद करते हैं हड़प्पा सभ्यता यानी सिंधु घाटी सभ्यता आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। दोस्तों आज हम लोगों ने जाना हड़प्पा सभ्यता के बारे में। अच्छी लगी हो वीडियो तो हमारे इस चैनल को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।